साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एंड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एंड.के एकेडमी। बात करेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था का ये 17वां वीडियो है, जिसमें बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, और मौलिक अधिकारों का ये 5वां पार्ट है, 5वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें मौलिक अधिकारों में तो अभी तक हमने मौलिक अधिकारों में चर्चा कर ली थी शिक्षा के अधिकार के बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार की। आज बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी कुछ अधिकार क्या होते हैं। ये 5वां जो अधिकार है, इसके बाद एकमात्र अधिकार बचेगा जिसकी हम अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 29 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हितों के संरक्षण की बात करता है। अल्पसंख्यक वर्ग क्या होते हैं इसको भी परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में कहीं भी कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या माना जाएगा या किसे माना जाएगा। लेकिन जो इसके बारे में कहा गया उसकी बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग का कोई निवासी है, मतलब भारत का राज्य क्षेत्र यानी भारत के अंदर रहने वाला कोई भी निवासी या नागरिक है, नागरिकों का कोई अनुभाग है, कोई एक छोटा कोई नागरिकों एक जैसे जो नागरिक है उनका एक भाग है जिसकी अपनी कोई विशेष लिपि है, भाषा है या संस्कृति है, तो उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीन चीजों के आधार पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया। पहला किया गया भाषा के आधार पर, ऐसा वर्ग जो स्पेशल भाषा बोलता है, ऐसी कोई लिपि उनकी है जो उनकी भाषा है उसको लिखने का कोई तरीका है, या उनकी कोई विशिष्ट संस्कृति है। तो ये तीनों जो चीज है ये विशिष्ट संस्कृति में धार्मिक आधार पे या धार्मिक अल्पसंख्यक विशिष्ट संस्कृति के अंदर आ जाते हैं। यानी कि भाषा को, लिपि को और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को ये देता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, भाषा और संस्कृति ना केवल अल्पसंख्यकों की होती है बल्कि बहुसंख्यकों की भी भाषा और संस्कृति अलग अलग हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है, बहुसंख्यकों को मतलब सभी को अपनी भाषा को बचाए रखने का, उसकी बात करने का और उसकी संरक्षण का अधिकार दिया गया है। वहीं दूसरा इसका खंड कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाला कोई अगर शिक्षण संस्थान है, कोई स्कूल है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति और उसके किसी भाषा के आधार पर उसे वंचित नहीं किया जाएगा उसमें प्रवेश लेने से। ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्कूल है, शिक्षा संस्थान है, चाहे वो उसमें राज्य पैसा लगा रहा हो या उसे राज्य कुछ पैसा दे रहा हो या पूरी तरह से राज्य द्वारा चलाया जा रहा हो, तो उसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप इस धर्म के हो इसलिए आपको इसमें भाग नहीं लेने दिया जाएगा, या आप इस धर्म के हो इसलिए आपको भाग लेने दिया जाएगा। उसमें धर्म, भाषा, जाति और धर्म भाषा के आधार पर, जाति और मूलवंश के आधार पर किसी को रोका नहीं जाएगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 29। वही बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। तो अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन करने संबंधी अल्पसंख्यकों को अधिकार देने की बात करता है। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 30 कहता है, अनुच्छेद 30 का खंड 1 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग जो है, यानी धर्म के आधार पर भी अल्पसंख्यक वर्गों की बात इसने बात कर दी और भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक वर्गों की इसने बात कर दी कि धर्म के आधार पर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है या भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, तो उन लोगों को अपनी रुचि के अनुसार, यानी उनकी जो इच्छा होगी उसके अनुसार उनकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार होगा। यानी कि वो अपने तरीके से उन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकेंगे। वहीं इसका एक का खामे इसको बांटा गया है। तो एक का जो खंड, एक का खंड कहता है, वो कहता है कि यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की संस्था की संपत्ति अर्जित करना चाहता है तो उसे पूर्ण प्रतिकर यानी मुआवजा देना होगा। यदि सरकार को कोई ऐसी कोई संस्थान है, कोई अल्पसंख्यक वर्ग का संस्थान है जो कोई शिक्षण संस्थान चलाता है और उस शिक्षण संस्थान का अधिग्रहण सरकार किसी सार्वजनिक हित के लिए करती है तो उसे पूर्ण मुआवजा देना होगा, तभी उसका अर्जन कर सकती है। उसके अलावा शिक्षा संस्थाओं को अगर सरकार सहायता दे रही है तो शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय सरकार को यह ध्यान रखना होगा, वो ऐसा नहीं कर सकती कि ये किसी धर्म विशेष के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है तो उनको हम सहायता ना दें, और ये किसी धर्म विशेष के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है तो इन्हें सहायता दे दे, ये सरकार नहीं कर सकती। और ध्यान दीजिएगा, जो अनुच्छेद 29 का खंड 2 है वो अनुच्छेद 30 के ऊपर भी लागू होगा। 30 के ऊपर लागू होने का मतलब ये है कि अगर किसी धर्म विशेष के लोगों ने भी कोई शिक्षण संस्थान खोला है और उसे सरकार सहायता कर रही है तो उनमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मूल वंश का हो, कोई भी भाषा बोलता उसे उसमें प्रवेश करने से रोका
नहीं जा सकता। हाँ, अगर वो शिक्षण संस्थान पूरी तरह से सरकार से कोई सहायता नहीं ले रहा है, वो खुद अपना है पूरी तरह से उसका, तो उसमें फिर बात अलग हो जाएगी। वरना अगर सरकार से कोई भी सहायता वो ले रहा है तो फिर उसमें किसी भी धर्म को रोका नहीं जाएगा, किसी भी धर्म के बंदे को। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये इसके अनुच्छेद 29(2) के अधीन है, अनुच्छेद 30, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 31। देखिए, अनुच्छेद 30 के बाद अनुच्छेद 31 की बात आती है। अनुच्छेद 31 जो था संपत्ति के अनिवार्य अर्जन को लेकर था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत इसको निरसित कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अब इसको अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये संपत्ति के अर्जन को लेकर मूल अधिकार हुआ करता था। उसके अलावा अनुच्छेद 31 का, 31 खा, 31 गा और 31 घा जो हैं, ये भी उसमें कुछ हुआ करते थे, लेकिन इनमें भी अब संशोधन किया गया। मैं आपको थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग इसकी देता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में इनको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बात की गई है कुछ विधियों की व्यावृत्ति की। आखिर यह व्यावृत्ति क्या होती है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 31 क्या कहता है। अनुच्छेद 31 का कहता है कि संपदाओं के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय लोगों के पास संपत्तियां, किसी के पास बहुत ज्यादा थी, किसी के पास बहुत कम थी, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन थी, किसी के पास 2 एकड़ भी जमीन नहीं थी। तो सरकार ने एक भूमि सुधार कानून लगाया, और भूमि सुधार कानून लगाने के बाद उसमें यह व्यवस्था की गई कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं, उन लोगों को दी जाने लगी। तो लोग संपत्ति के मूल अधिकार के तहत उठा के कोर्ट चले जाते हैं कि साहब संपत्ति का मूल अधिकार हमें है, इसलिए हम कोर्ट चले जाएंगे, और कोर्ट से वो स्टे ले आते थे, और सरकार को इसमें प्रॉब्लम होती थी। तो सरकार ने किया एक अनुसूची 9 का जोड़ी, और उसमें यह कहा गया कि इस अनुसूची में जो हम चीजों को डालेंगे उन पर कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकती है। तो ये संपदाओं के अर्जन को उपबंध करने वाली विधियों की व्याप्ति के इससे संबंधित अगर संपदाओं के अर्जन करने के लिए कोई कानून बनाया है तो उसको कोर्ट रिव्यू नहीं करेगा। ये व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 31 का में, लेकिन बाद में कोर्ट ने कह दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 31 खा भी इसी से संबंधित है। इसमें भी कुछ अधिनियम, कुछ विनियम, जो जैसे सरकार ने किसी कोर्ट ने कोई विनियम लगा दिया, कोई कोर्ट ने कोई आदेश दिया या कोई डिग्री दे दी कि साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, या फिर उस डिग्री को भी मानना सरकार के लिए जरूरी नहीं होगा यदि अनुसूची 9 का जो 1951 में जोड़ी गई थी उसमें अगर कोई चीज डली हुई है। तो वहीं गा की बात करें तो कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में ये है। इसमें कहा गया है कि जैसे कि अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी जो चीज होगी या कोई भी कानून होगा वो इस भाग 3 को ओवर नहीं कर पाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा, यानी इसको अगर कोई कम कर रहा है, न्यून कर रहा है इसके को, तो वो लागू नहीं होगा। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि कुछ चीजें हैं जो भाग 4 में है। भाग 4 जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इसमें सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं जो एक जन कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। तो अगर जन कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कुछ अनुच्छेद भाग 14 का या अनुच्छेद 14 का या अनुच्छेद 19 के कुछ प्रबंध आड़े आते हैं तो फिर वो कानून लागू होंगे यदि वो भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए कोई सरकार ने कानून बनाया है जो सभी की भलाई के लिए है, तो फिर वो जो नीति निर्देशक तत्व होंगे वो इसके ऊपर भारी होंगे मूल अधिकारों के ऊपर। तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 31 गा में की गई। वहीं अनुच्छेद 31 घा की बात करें तो उसके अंदर राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों में जो लोग शामिल होते थे उसके संबंध में कानूनों की इसमें जानकारी थी, लेकिन इसको 1977 के अंदर जो 43वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो बात थी हमारे शिक्षा और अल्पसंख्यकों के मूल अधिकार के बारे में बात थी। अगला जो होगा इसका आखिरी जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा वीडियो है ये यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 वीडियो इस सीरीज के हमारे द्वारा डाले गए हैं, इन वीडियोस को आप जरूर देखें और आप इसी तरह से नॉलेज लेते रहें। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।